नमस्कार। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक ही अपने आप में एक चुनौती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा की ये किताब मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर के आइडियाज पर बेस्ड है और एक बहुत ही साहसी दावा करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पल खुश रह सकता है। आज की हमारी पड़ताल का मकसद है इस किताब के कुछ सबसे चौंकाने वाले विचारों को समझना, जो हमारी रोजमर्रा की सोच को पूरी तरह झकझोर देते हैं। जैसे, क्या ये सच है कि दुनिया और जिंदगी असल में बहुत सरल है? और सबसे विवादास्पद बात, क्या ट्रॉमा कोई पुराना मानसिक आघात होता ही नहीं है? ये सुनने में ही कितना अजीब है। बिल्कुल। और किताब का फॉर्मेट भी बहुत दिलचस्प है। ये एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच की एक तरह की बहस है। नौजवान हमारी तरह ही कंफ्यूज्ड है और दार्शनिक एडलर के विचारों को सामने रखता है। और उसका पहला तर्क यही है कि दुनिया जटिल नहीं है, बल्कि हम अपने नजरिए से उसे जटिल बनाते हैं। जैसे एक ही कुएं का पानी गर्मियों में ठंडा लगता है और सर्दियों में गर्म, जबकि उसका तापमान तो हमेशा एक जैसा रहता है। तो सारा खेल हमारे सब्जेक्टिव अनुभव का है। समझ गए? तो चलिए इस आइडिया में और गहराई से उतरते हैं। किताब के सबसे पहले और शायद सबसे विस्फोटक दावे से ही शुरू करते हैं। किताब कहती है, ट्रॉमा का अस्तित्व नहीं है। ये तो मनोविज्ञान की पूरी बुनियाद पर ही सवाल उठाता है, खासकर फ्राइड के विचारों पर, जो कहते हैं कि हमारा आज हमारे अतीत के जख्मों से तय होता है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। यहीं पर एडलेरियन मनोविज्ञान सबसे अलग खड़ा होता है। ये एटियोलॉजी यानी कारण विज्ञान को नकार कर टेलियोलॉजी पर जोर देता है। एटियोलॉजी, जो फ्राइड का नजरिया है, वो कहता है कि अतीत के कारण वर्तमान को कंट्रोल करते हैं। जैसे बचपन में माता पिता का तलाक हो गया, इसलिए आज कोई व्यक्ति रिश्तों में असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव है। हम सब महसूस करते हैं कि अतीत हमें परेशान करता है। क्या एडलर का नजरिया इस सच्चाई को कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज नहीं कर रहा? सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। एडलर का नजरिया यानी टेलियोलॉजी कहता है कि हमारा व्यवहार अतीत के कारणों से नहीं, बल्कि वर्तमान के लक्ष्यों से तय होता है। एडलर ये नहीं कहते कि दर्दनाक घटनाएं नहीं हुई। वो कहते हैं कि हम उन घटनाओं को जो मतलब देते हैं, वो हम आज तय करते हैं। हम अपने अनुभव से पीड़ित नहीं होते, बल्कि हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? अगर किसी को स्टेज पर जाने से डर लगता है, तो एडलर कहेंगे कि वो डर की वजह से स्टेज पर नहीं जा रहा, बल्कि स्टेज पर न जाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो डर पैदा कर रहा है। ये तो पूरी सोच ही उल्टी कर देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब में एक दोस्त का उदाहरण है जो सालों से अपने कमरे में बंद है। एटियोलॉजी कहेगी कि वो बचपन के किसी बुरे बर्ताव या ट्रॉमा की वजह से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन टेलियोलॉजी का नजरिया अलग है। वो पूछता है, बाहर न जाने से उसका कौन सा लक्ष्य पूरा हो रहा है? पर कोई बाहर न जाने का लक्ष्य क्यों रखेगा? इसमें उसका क्या फायदा है? शायद बाहर न जाकर वो अपने माता पिता का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। अगर वो कमरे में बंद रहेगा तो माता पिता हमेशा उसकी चिंता करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। अगर वो ठीक होकर बाहर निकल गया तो वो भी बाकी लोगों की तरह एक आम इंसान बन जाएगा, जिस पर कोई खास ध्यान नहीं देगा। तो बाहर न जाने के लक्ष्य को सही ठहराने के लिए उसने चिंता और डर की भावनाओं को बनाया। उसने अतीत के किसी अनुभव को उठाया और उसे अपने डर का कारण बना दिया। तो वो अपनी हालत को अपने माता पिता को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये तो काफी चालाकी भरा लगता है। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा भी एक बनाया हुआ इमोशन है। ये भी टेलियोलॉजी का ही एक उदाहरण है। मान लीजिए एक वेटर ने आपके कपड़ों पर कॉफी गिरा दी और आप उस पर जोर से चिल्ला पड़े। टेलियोलॉजी कहती है कि आप गुस्से की वजह से नहीं चिल्लाए। आपका लक्ष्य था वेटर को अपनी बात सुनाना, उसे झुकाना। और इस लक्ष्य को पाने का सबसे आसान और तेज तरीका था गुस्से के इमोशन को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना। ये बात तो माननी पड़ेगी। कितनी बार होता है कि हम किसी पर चिल्ला रहे होते हैं और फोन बजता है और हम एकदम शांत और सभ्य आवाज में बात करने लगते हैं। फोन रखते ही हम वापस उसी गुस्से वाले मोड में आ जाते हैं। इसका गुस्सा वाकई एक औजार है जिसे हम अपनी मर्जी से निकालते और रखते हैं।
बिल्कुल। आप चिल्लाने के बजाय शांति से भी कह सकते थे, प्लीज इसे साफ कर दीजिए। लेकिन आपने चिल्लाने का रास्ता चुना क्योंकि वो ज्यादा असरदार लगा और आसान भी। ये गुस्से को एक औजार की तरह इस्तेमाल करने वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। हम ये औजार किसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? जाहिर है दूसरों के। और शायद यहीं से किताब का अगला बड़ा आइडिया जोड़ता है कि हमारी सारी परेशानियां असल में दूसरों से ही जुड़ी होती हैं। हाँ, किताब का अगला बड़ा दावा यही है। सभी समस्याएं आपसी संबंधों की समस्याएं हैं। लेकिन ये तो हद से ज्यादा सरलीकरण नहीं है। अगर मुझे अपनी सेहत की चिंता है या मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाई, तो इसमें दूसरों का क्या लेना देना? ये तो मेरी अपनी निजी भावनाएं हैं। एल्डर के अनुसार तथाकथित आंतरिक चिंता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर चिंता में दूसरे लोगों की छाया मौजूद होती है। जरा सोचिए, अगर आप इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले होते तो क्या आपको अकेलापन महसूस होता? नहीं। अकेलापन भी तभी महसूस होता है जब आपके आसपास दूसरे लोग हों। अगर कोई और है ही नहीं जिससे आप अपनी तुलना कर सकें, तो आपको अपनी उपलब्धियों या सेहत की भी चिंता नहीं होगी। ये सारी भावनाएं एक सामाजिक संदर्भ में ही पैदा होती हैं। अच्छा, इसी से हीनता का भाव यानी फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी का आइडिया भी जुड़ता है। हम सब इसे महसूस करते हैं और ये तो बहुत ही व्यक्तिगत लगता है। हाँ, लेकिन ये भी दूसरों के संदर्भ में ही पैदा होता है। किताब यहाँ दो चीजों में बहुत जरूरी फर्क करती है, हीनता का भाव और हीन भावना। हीनता का भाव बुरा नहीं है, ये एक सामान्य एहसास है कि हम अभी उतने बेहतर नहीं हैं जितने हो सकते हैं। ये हमें सीखने, बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, जिसे एडलर शिष्टता की खोज कहते हैं। और ये तब होता है जब आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने आदर्श स्व से करते हैं। अच्छा, तो हीनता का भाव एक तरह का इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है, जबकि हीन भावना, जिसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो एक बहाना है जो हमें वहीं रोके रखता है। बिल्कुल। हीन भावना तब होती है जब कोई अपनी हीनता को वो अपनी हीनता को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने लगता है। जैसे, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए सफल नहीं हो सकता। यह असल में ये कहना है कि मैं सफल होने की कोशिश करने की असफलता से डरता हूँ, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करूँगा। वो अपनी पढ़ाई लिखाई की कमी का बहाना बनाकर जिंदगी की चुनौतियों से बच रहा है। और फिर इसका दूसरा पहलू है श्रेष्ठता की भावना, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसे लोग तो हम सबने देखे हैं जो हर बात में किसी बड़े आदमी का नाम लेते हैं या अपनी पुरानी कामयाबियां गिनाते रहते हैं। और ये हीन भावना का ही एक रूप है। जब कोई व्यक्ति अपनी हीनता को सहन नहीं कर पाता तो वो ये दिखावा करता है कि वो श्रेष्ठ है, जबकि अंदर से वो बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा होता है। जो व्यक्ति सच में आत्मविश्वासी होता है, उसे अपनी श्रेष्ठता का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन सब बातों का निचोड़ ये निकलता है कि जिंदगी कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। अगर आप जीवन को एक प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं तो आप अनजाने में हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। आप कभी भी दूसरों की खुशी का दिल से जश्न नहीं मना पाएंगे, क्योंकि उनकी खुशी आपको अपनी हार लगेगी। लेकिन जब आप इस प्रतियोगिता की भावना से मुक्त हो जाते हैं तो दूसरे लोग आपके दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरे हमारे साथी हैं, दुश्मन नहीं, तो फिर उनकी उम्मीदों का क्या? उन्हें खुश रखना तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना। पर किताब तो कहती है कि हमें दूसरों से मान्यता की इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए। डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, ये कैसे मुमकिन है? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। एडलर का मनोविज्ञान मान्यता की इस इच्छा को पूरी तरह से नकारता है। उनका तर्क है कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जीना एक बहुत ही गैर आज़ाद जीवन शैली है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। आप अपनी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन इससे निपटा कैसे जाए? समाज में रहते हुए दूसरों की उम्मीदों को नज़रअंदाज करना तो बहुत मुश्किल है। यहीं पे किताब कार्यों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ टास्क्स का विचार सामने रखती है। हाँ, और ये शायद इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे शक्तिशाली विचार है। इसका मूल सवाल है, ये किसका काम है? और इसे पहचानने का एक सरल तरीका है ये पता लगाना कि किसी भी फैसले या काम का अंतिम परिणाम असल में किसे भुगतना पड़ेगा। जैसे बच्चे का पढ़ाई करना। बिल्कुल। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो इसका नतीजा, जैसे परीक्षा में फेल होना या अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिलना, ये अंत में बच्चे को भुगतना पड़ेगा, माता पिता को नहीं। इसलिए पढ़ाई करना बच्चे का काम है। माता पिता का काम जबरदस्ती पढ़ाना या डांटना नहीं है, वो उसके काम में दखल देना हुआ। लेकिन एक माँ बाप के लिए ये सोचना कितना मुश्किल है।
ये तो ऐसा है जैसे हम कह रहे हैं तुम फेल हो जाओ, तुम्हारी मर्जी, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये तो बेपरवाही लगेगी। ये बेपरवाही नहीं है, ये समझना है कि आप दूसरे का काम नहीं कर सकते। माता पिता का काम ये है कि वो बच्चे को बताएं कि वे उससे प्यार करते हैं और जब भी उसे मदद की जरूरत होगी वो उसके लिए मौजूद है। लेकिन पढ़ना या ना पढ़ना, ये चुनाव बच्चे का है। दूसरों के कामों में दखल देना ही आपसी संबंधों में टकराव और नाराजगी पैदा करता है। यह सिद्धांत रिश्तों पर लागू करना बहुत कठोर लगता है। जैसे ये कहना कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरे फैसले से दूसरे क्या सोचते हैं। अगर मेरे माता पिता मेरे करियर के चुनाव से दुखी हैं, तो क्या ये उनका काम है, मेरा नहीं? एडलर के अनुसार हाँ, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनका काम है, आपका नहीं। आप इसे नियंत्रित कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ अपना काम नियंत्रित कर सकते हैं और इस विचार को अपनाने की एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है दूसरों द्वारा नापसंद किया जाना। तो सच्ची आज़ादी का मतलब यही है? हाँ, किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है, आज़ादी का मतलब है दूसरों के द्वारा नापसंद किया जाना। ये इस बात का सबूत है कि आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जी रहे हैं, न कि दूसरों की उम्मीदों के अनुसार। ये सुनना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा। हमारी तो पूरी परवरिश इसी बात पर टिकी होती है कि लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर ऐसा व्यवहार करें कि लोग आपको नापसंद करें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि नापसंद किए जाने के डर से अपने फैसले ना बदलें। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हम अपने और दूसरों के कामों को इस तरह अलग कर देंगे और नापसंद किए जाने से नहीं डरेंगे, तो क्या हम स्वार्थी और अकेले नहीं पड़ जाएंगे? हम दूसरों से जुड़ेंगे कैसे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और किताब का जवाब है कि कार्यों का पृथक्करण आपसी संबंधों का अंत नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ रिश्ते की शुरुआत है। जब आप दूसरों के कामों में दखल देना और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर देते हैं, तभी आप एक बराबरी का सम्मानजनक रिश्ता बना सकते हैं। और इन रिश्तों का अंतिम लक्ष्य है सामुदायिक भावना तक पहुंचना, कम्युनिटी फीलिंग। ये सामुदायिक भावना क्या है? सुनने में ये बहुत बड़ा और आदर्शवादी शब्द लगता है। इसका मतलब है दूसरों को अपने साथी के रूप में देखना और समुदाय में ये महसूस करना कि यहाँ होना ठीक है। मतलब मैं समूह का हिस्सा हूँ। ये अपनेपन का एक गहरा एहसास है। और एडलर के लिए समुदाय का मतलब सिर्फ परिवार या समाज नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें अतीत से लेकर भविष्य तक निर्जीव वस्तुएं भी शामिल हैं। ये तो बहुत बड़ी कल्पना है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये असल में आज के मैं, मेरा, मुझे वाले कल्चर का तोड़ है। सोशल मीडिया पर हम सब खुद को दुनिया का केंद्र बनाकर पेश करते हैं और ये किताब कह रही है कि सच्ची खुशी ठीक इसके उल्टे रास्ते पर है, यानी खुद को केंद्र से हटाकर समुदाय का हिस्सा बनने में। आपने एकदम सही पकड़ा। जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि दूसरे उनके लिए क्या करेंगे, वे आत्म केंद्रित होते हैं। वे खुद को दुनिया का केंद्र मानते हैं। लेकिन असल में हम दुनिया के केंद्र नहीं हैं, बल्कि समुदाय का एक बराबर का हिस्सा हैं। दुनिया एक ग्लोब की तरह है, जिसका कोई एक केंद्र नहीं होता। हर बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है। पर इस भावना तक पहुंचे कैसे? ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य लगता है। इसका रास्ता है समुदाय के प्रति सक्रिय रूप से योगदान देकर। इस सोच से हटकर कि ये व्यक्ति मुझे क्या देगा, ये सोचना शुरू करना कि मैं इस व्यक्ति को क्या दे सकता हूं। ये योगदान कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कुछ बड़ा ही हो। जब हम अपने जीवन के कार्यों जैसे काम, दोस्ती, प्यार, इनका सामना करते हैं और उनमें निस्वार्थ भाव से योगदान देते हैं, तभी हमें अपनेपन का और अपनी कीमत का सच्चा एहसास मिलता है। तो हमने देखा कि कैसे एडलर का मनोविज्ञान हमारी सोच को पूरी तरह पलट देता है। ये ट्रॉमा को नकारने से शुरू होता है, फिर हमारी सारी समस्याओं को आपसी संबंधों से जोड़ता है और फिर कार्यों के पृथक्करण के जरिए हमें सच्ची आज़ादी का रास्ता दिखाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य सामुदायिक भावना हासिल करना है। मतलब खुद पर ध्यान देने के बजाय दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना। मुझे क्या मिलेगा से मैं क्या दे सकता हूं की तरफ जाना, यही असली बदलाव है। और इन सभी विचारों के केंद्र में साहस है। किताब बार बार साहस की बात करती है। जीवन शैली बदलने का साहस, दूसरों के कामों में दखल न देने का साहस और सबसे बढ़कर नापसंद किए जाने का साहस। क्योंकि किताब के अनुसार खुश होने के साहस में नापसंद किए जाने का साहस भी शामिल है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिलती है या हालात पर निर्भर करती है।
बल्कि ये एक चुनाव है, और इस चुनाव को करने के लिए हिम्मत चाहिए। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। यह किताब हमें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के दबाव से आज़ाद होने के लिए कहती है, भले ही इसके लिए हमें नापसंद क्यों न किया जाए। अपनी जिंदगी की किसी एक ऐसे रिश्ते के बारे में सोचें जिसमें आपको बंधा हुआ या दबाव महसूस होता है। अगर उस पर कार्यों के पृथक्करण का यह नियम लागू किया जाए तो क्या बदलेगा? उस रिश्ते में दूसरे व्यक्ति का काम क्या है और आपका क्या काम है?